हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बच्चों, आज हम इतिहास पाठ 11 समता आंदोलन यह पाठ पढ़ने वाले हैं। बच्चों, तुमको समता का मतलब मालूम है क्या? समता का मतलब होता है समानता। सभी लोग समाज में समान हो, कोई गरीब ना हो और कोई अमीर ना हो, कोई ऊंची जाति का ना हो, कोई नीची जाति का ना हो, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। तो ये समानता लाने के लिए जो आंदोलन किया गया उसी को समानता आंदोलन कहा जाता है। आधुनिक भारत की यात्रा में राजनीतिक स्वाधीनता संग्राम महत्वपूर्ण था। जो आज का हमारा भारत है, लोकतंत्र जो हमारा भारत है, तो भारत को बनने में, जो आधुनिक भारत है उसको बनने के लिए जो हमारा राजनीति यानी स्वाधीनता संग्राम जो हुआ, देश को आजादी कराने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो महत्वपूर्ण था। यह संग्राम मानव मुक्ति के व्यापक सिद्धांत पर आधारित था। ये जो लड़ाई लड़ी गई थे इसमें मानव स्वतंत्र हो जाए, मुक्त हो जाए, आजादी से रहे, यह सिद्धांत पर आधारित था। परिणाम स्वरूप इस संघर्ष के साथ साथ राजनीतिक पराधीनता, सामंतशाही, सामाजिक विषमता और आर्थिक शोषण जैसी बातों का भी विरोध होने लगा। जैसे हमारे देश को आजादी के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उसके साथ साथ सामंतशाही जैसे राजा प्रजा हो गया, और सामाजिक विषमता मतलब जैसे जाति पाति का भेदभाव हो गया, ऊंची जाति और नीची जाति। और आर्थिक शोषण का मतलब होता है कि पैसों का शोषण करना, एक जन एकदम गरीब हो जाए और एक जन अमीर हो जाए, एक जन को बहुत कुछ मिले और दूसरे वर्गों को कुछ न मिले। इसको आर्थिक शोषण या आर्थिक विषमता कहा जाता है। तो इन सभी बातों का विरोध होने लगा। स्वतंत्रता के भांति समता सिद्धांत को भी बहुत महत्व प्राप्त है। स्वतंत्रता तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये साथ साथ सभी लोग समान हो, इसको भी बहुत महत्व प्राप्त है। इसलिए हमारे संविधान में स्वतंत्रता और समता ये दो मुख्य सिद्धांत के ऊपर हमारा संविधान बनाया गया है। इस रूप में किसान, श्रमिक, महिला, दलित आदि वर्गों द्वारा चलाए गए आंदोलन और समता तत्व को महत्व देने वाले समाजवाद की विचारधारा का योगदान बहुमूल्य रहा है। इसके लिए हमारे देश के किसान, श्रमिक और जो निचली वर्ग के लोग, सभी लोग ने आंदोलन चलाया और इसमें सभी लोग ने एक ही बात कहा कि हमको समानता मिले, हमको सभी के समान समझा जाए। इसका विचार किए बिना आधुनिक भारत के निर्माण के ताने बाने को नहीं हम समझ सकते। अगर हम समानता के बारे में नहीं सोचते हैं तो जो हमारा आधुनिक भारत का निर्माण कैसे हुआ उसको हम नहीं समझ पाएंगे। अतः हम कुछ आंदोलनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले किसान आंदोलन। भारतीय किसानों को अंग्रेजों की आर्थिक नीति के दुष्परिणाम भोगने पड़ते थे। अंग्रेजी शासन जमींदार, साहूकार को संरक्षण प्रदान करता था। वे किसानों पे अत्याचार करते थे। इस अन्याय के विरुद्ध किसानों ने अनेक बार विद्रोह किए। जो अंग्रेज शासन की जो आर्थिक नियम था तो उसका फायदा ज्यादा करके जमींदारों किसानों को हुआ और किसान लोग थे उनको अत्याचार सहना पड़ा। जैसे उनको जमीन गिरवी रखने के लिए साहूकार के पास जाना पड़ता था, अनाज बेचने के लिए जाना पड़ता था, तो साहूकार लोग अपने मनमाना रूप से उनसे पैसे लेते थे या उनका जमीन वगैरह हड़प लेते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है। देखो साहूकार बैठा है, नीचे एक गरीब किसान बैठा है और वो उनसे विनती कर रहा है। बंगाल के किसानों ने नील उत्पादकों की शक्ति के विरुद्ध विद्रोह किया। बंगाल के जो किसान थे उनको नील उगाने के लिए यानी व्यापारिक फसल उगाने के लिए जबरदस्ती किया जाने लगा। तो वहां के किसानों ने वहां के जो नील उत्पादक थे उनके विरुद्ध विद्रोह किया। इसके लिए उन्होंने कृषि संगठन की भी स्थापना की। दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित नील दर्पण ने नील उगाने वाले किसानों की खस्ता हालत के दर्शन पूरे समाज को करवाए। देखो बच्चों, ये दीनबंधु मित्र है, इन्होंने नील दर्पण नामक एक किताब लिखा था और ये किताब में उन्होंने बताया कि वहाँ के किसान की कैसी दुर्दशा होती है, उनका जीवन कैसा एकदम दुखमय हो गया है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र के किसानों ने जमींदार और साहूकारों के अत्याचार के विरुद्ध एक बहुत बड़ा विद्रोह किया। 1918 ईस्वी में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के किसानों ने किसान सभा नामक संगठन की स्थापना की। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है बाबा रामचंद्र, जो इन्होंने किसान सभा नामक एक संगठन की स्थापना की थी। केरल के मोपला किसानों ने बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को कुचल दिया। देखो बच्चों, नीचे चित्र जो दिया गया है केरल के मोपला किसानों का है। इन्होंने बहुत बड़ा विद्रोह किया था। 1936 ईस्वी में प्रा एन जी रंगा के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया गया। देखो बच्चों, यहाँ पे प्रा एन जी रंगा का चित्र दिया गया है और इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया। ये इसका लोगो है। इस सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया सहजानंद सरस्वती, ये जो है अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। इस सभा ने किसानों के अधिकारों की घोषणा पत्र राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रस्तुत किया। 1936 ईस्वी में महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र फैजपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भी आयोजित किया। अधिवेशन का मतलब होता है सभा। सभा का भी आयोजन किया था। इस अधिवेशन में हजारों की संख्या में किसान जो थे उपस्थित थे, यानी बहुत बड़ी मात्रा में किसान इसमें शामिल हुए थे। 1938 ईस्वी के पूर्व खान देश में अतिवर्षा मतलब बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण वहाँ की फसल जो है चौपट हो गई, यानी खराब हो गई। किसानों की बहुत दुर्गति हो गई। ऐसी स्थिति में किसानों को लगान माफ करवाने के लिए साने गुरुजी ने स्थान स्थान पे सभाएं ली और जुलूस निकलवाए। कलेक्टर की कचहरी पर जुलूस निकाले। 1942 की क्रांति में किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया साने गुरुजी का। ये जो यहाँ पे कलेक्टर की जो कचहरी है वहाँ पे उन्होंने जुलूस निकाला था, उसका चित्र है ये। 1942 में जो अगस्त क्रांति हुई थी, इस क्रांति में बहुत भारी संख्या में जो किसान जो है इसमें शामिल हुए थे। साने गुरुजी ने किसानों और श्रमिकों को एकजुट किया। उनका प्रयास यह था कि धुले अमलनेर श्रमिक संगठनों के शक्तिशाली केंद्र बने। वे अमलनेर मिल श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष भी थे। पंढरपुर का विठल मंदिर, जो दलित का मतलब जो निचले वर्ग के लिए निचले वर्ग या निचली जाति के लोग थे, उनके लिए वो मंदिर खोला नहीं जाता था कि सिर्फ जो ऊंचे वर्ग के लोग थे उनके लिए ही मंदिर में दर्शन करने की अनुमति थी। तो उन्होंने यह प्रयत्न किया कि मंदिर खोला जाए और इसके लिए उन्होंने पंढरपुर में अमरण अनशन किया, यानी अनशन का मतलब होता है भूख हड़ताल। ऐसा उन्होंने पंढरपुर में अमरण अनशन उन्होंने किया था। श्रमिक संगठन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कपड़ा मिले, रेल कंपनियां जैसे उद्योग प्रारंभ हुए। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है कपड़ा मिल का और यहाँ रेल कंपनी जैसे उद्योग शुरू हुए। श्रमिक वर्ग का बड़ी मात्रा में उदय नहीं हुआ। तो उसमें बहुत ज्यादा जो मजदूर थे वो ज्यादा नहीं थे, फिर भी इस अवधि में श्रमिकों की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जा रहा था। शशिपद बनर्जी, नारायण मेघाजी लोखंडे ने स्थानीय स्तर पर श्रमिकों का संगठन बनाया, यानी जगह जगह उन्होंने अपने अपने प्रदेश प्रांत में अपना अपना संगठन बनाया ताकि श्रमिक जो है अपनी समस्या को रख सके। लोखंडे ने श्रमिकों को लेकर इतना उल्लेखनीय कार्य किया है कि उन्हें भारतीय श्रमिक आंदोलन का जनक कहा जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पे शशिपद बनर्जी का चित्र दिया गया है और यहाँ पे नारायण मेघाजी लोखंडे का दिया गया है। इन्होंने श्रमिकों के लिए संगठन बनाया था, इसलिए इनको भारतीय श्रमिक आंदोलन का जनक कहा जाता है, यानी सबसे शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति यही थे। क्या तुम जानते हो, नारायण मेघाजी लोखंडे मूलतः कानेसर गांव के निवासी थे, यानी वहां के रहने वाले निवासी थे। यह गांव पुणे जिले के सांसवड़ के पास है। 1980 ईस्वी में उन्होंने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन नामक मिल श्रमिकों का संगठन को स्थापित किया। इस संगठन को भारत में संगठित आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। यहाँ से श्रमिक आंदोलन का संगठन और आंदोलन होना शुरू हुआ। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन का। यहीं पे श्रमिक संगठन पहली बार आंदोलन किया था। वे महात्मा फुले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज की मुंबई शाखा के अध्यक्ष भी थे। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है महात्मा फुले का और इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था और जो है नारायण मेघाजी लोखंडे इसके अध्यक्ष थे। उन्हीं के प्रयासों से 10 जून 1890 ईस्वी से श्रमिकों को रविवार को साप्ताहिक अवकाश मिलने लगा। इन्होंने प्रयास किया था कि श्रमिक पूरे हफ्ते भर अगर काम करते हैं तो उनको सप्ताह में एक बार उनको छुट्टी मिलनी चाहिए। सभी को संडे को छुट्टी मिलने लगा। इसी समय असम के चाय के बागान श्रमिकों की दारुण स्थिति के विरुद्ध आंदोलन किया गया। देखो बच्चों, यहाँ असम का चाय का बागान दिया गया है। एक स्त्री चाय को चुन रही है, चाय की पत्तियां। तो उस समय उनकी स्थिति बहुत ही दारुण थी। 1899 ईस्वी में ग्रेट इंडियन पेनिसुलर, जिसको GIP
के रेल कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की घोषणा कर दी। बंग भंग आंदोलन की अवधि में स्वदेशी के समर्थन में कर्मचारियों ने समय समय पर हड़तालें की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप कर्मचारी वर्ग में वृद्धि हो गई। मैंने बताया था कि चाय के बागान पे जो वहां के मजदूर थे उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी और यहाँ पे रेल कर्मचारी लोग भी अपने मांग को लेकर घोषणा कर रहे थे। बंग भंग आंदोलन के दौरान भी स्वदेशी का समर्थन करने के लिए जो कर्मचारी थे उन्होंने भी हड़ताल किया। और प्रथम विश्व युद्ध के समय जो औद्योगिकरण हुआ था, जिसके कारण औद्योगिकरण होने के कारण क्या हुआ कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां खुली और कंपनियों में मजदूर वर्ग आए काम करने के लिए, तो मजदूर वर्ग में वृद्धि हुई। तब कहीं जाकर राष्ट्रव्यापी श्रमिक संगठन की आवश्यकता अनुभव होने लगी। सभी को समस्या थी और समस्या को सुलझाने के लिए ऐसा उनको लगने लगा कि एक हमारा पूरे भारत का एक बड़ा श्रमिक संगठन होना चाहिए। इस आवश्यकता का परिणाम यह हुआ कि 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी आईटक की स्थापना किया गया। देखो बच्चों, आईटक यहाँ पे दिया गया है, इसका लोगो है, इसकी स्थापना किया गया है। आईटक के कार्यों में नामा जोशी का उल्लेखनीय योगदान है। देखो बच्चों, यहाँ पर नामा जोशी का चित्र दिया गया है। इन्होंने आईटक की स्थापना में बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लाला लाजपत राय आईटक के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है लाला लाजपत राय के, यह आईटक के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे और उन्होंने कहा था श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लेना चाहिए। सक्रिय मतलब हमेशा वहां पर कार्य करते रहना चाहिए। श्रमिक वर्ग में समाजवादी विचारों का प्रसार करके उनके जुझारू संगठन बनाने का कार्य श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद आदि समाजवादी नेताओं ने किया। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है श्रीपाद अमृत डांगे का और यह चित्र जो है मुजफ्फर अहमद का है। ये सभी समाजवादी नेता थे। 1928 ईस्वी में मुंबई के मिल श्रमिकों ने 6 महीने का हड़ताल किया। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है मुंबई के मिल श्रमिकों ने जो हड़ताल किया था, यह हड़ताल 6 महीने तक किया गया था। ऐसी अनेक हड़तालें रेल कर्मचारियों, पटसन कर्मियों आदि ने किया। श्रमिक आंदोलन की बढ़ती शक्ति देख के सरकार एकदम परेशान हो गई। जो अंग्रेज सरकार थी वो एकदम परेशान हो गई। इस आंदोलन को दबाने के लिए कानून बनाए गए। श्रमिकों का यह संघर्ष राष्ट्रीय आंदोलन को सहायता करने वाला सिद्ध हुआ। समाजवादी आंदोलन। राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक युवा कार्यकर्ताओं को अनुभव होने लगा कि सामान्य लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए, हितों मतलब भलाई की रक्षा करने के लिए अंग्रेज सरकार का तख्ता पलट देना आवश्यक है। सभी का, उनको ऐसा लगता था कि सभी का भला तभी होगा जब अंग्रेज सरकार यहाँ से चली जाएगी और हमारा खुद का शासन होगा। साथ ही उन्हें यह भी बोध होने लगा कि आर्थिक और सामाजिक समता के सिद्धांत पर समाज की पुनर्रचना होना चाहिए। और हमारे भारतीयों के जो युवा भारतीय थे उनको लगता था कि हमारे देश में कोई गरीब अमीर नहीं होना चाहिए, साथ ही समाज में ऊंची जाति और नीची जाति के लोग नहीं होना चाहिए, समाज में सभी लोग समान होना चाहिए, ऐसे समाज की रचना होनी चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है समाजवादी आंदोलन के नेताओं का। इन्होंने बहुत सारा प्रयास किया था और इसी के कारण हमारे देश में समानता की भावना आई हो। इस बोध द्वारा समाजवादी विचारधारा का उदय और विकास हुआ। राष्ट्रीय कांग्रेस के समाजवादी युवा नासिक कारावास में बंद थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी समाजवादी युवक थे वो सभी नासिक के जेल में बंद थे। वहां उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ही समाजवादी दल को स्थापित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के अनुसार 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया गया। इसमें आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया आदि नेता थे। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और नीचे जो चित्र दिया गया है राम मनोहर लोहिया, ये सभी नेता जो है समाजवादी दल के नेता थे। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में समाजवादी युवक जो है सबसे आगे थे। अग्रसर मतलब सबसे आगे थे। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन का। इसमें जो है समाजवादी नेता जो थे सबसे पहले। भारतीयों को कार्ल मार्क्स का साम्यवाद का परिचय होने लगा था। यानी कार्ल मार्क्स जो है एक विदेशी समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में ऊंची जाति और नीची जाति और अमीर गरीब को भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया था। लोकमान्य तिलक ने 1881 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के विषय में एक लेख लिखा था।
प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत में साम्यवाद का प्रभाव अनुभव किया जाने लगा। सभी को ऐसे लगने लगा कि हमारे देश में समानता के आधार पर समाज को बनाया जाना चाहिए। मानवेंद्र नाथ राय का अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद आंदोलन में सक्रिय सहभाग रहा। देखो बच्चों, यहाँ कार्ल मार्क्स का चित्र दिया गया है। ये इन्होंने साम्यवाद का हमको परिचय कराया था। और नीचे जो चित्र दिया गया है ये लोकमान्य तिलक का है। इन्होंने मार्क्स के विषय में लेख लिखा था। और नीचे जो इस साइड चित्र दिया गया है मानवेंद्र नाथ राय का है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद आंदोलन में सक्रिय सहभाग लिया था। 1925 ईस्वी में भारत में साम्यवादी दल की स्थापना हुई। श्रमिकों एवं किसानों के लड़ाकू संगठन स्थापित करने का कार्य समाजवादी युवकों ने किया। सरकार को साम्यवादी आंदोलन का खतरा अनुभव होने लगा। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने का निर्णय लिया। श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, केशव नीलकंठ जोगलेकर आदि को बंदी बनाया गया। उन पर अंग्रेज शासन का तख्ता पलट देने का षड्यंत्र रचने का अभियोग मतलब आरोप लगाया गया। उन्हें अलग अलग सजा सुनाई गई। यह मुकदमा मेरठ में चलाया गया था, इसलिए इसे मेरठ षड्यंत्र मुकदमा भी कहते हैं। मेरठ मुकदमे के बाद भी श्रमिकों के आंदोलन पर साम्यवादी का प्रभाव अस्थायी रूप से रहा। भले मुकदमा हुआ और मुकदमा होने के बाद सभी को सजा भी हुई, लेकिन इसका असर बाद के जो आंदोलन है उस पर भी इसका प्रभाव रहा। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है साम्यवादी आंदोलन, इसको अंग्रेज सरकार ने कुचलने का प्रयास किया था। और नीचे जो चित्र दिया गया है श्रीपाद अमृत डांगे का है और उसके बगल में जो चित्र दिया गया है मुजफ्फर अहमद का है। इन्होंने साम्यवादी आंदोलन में बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था।